Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agarwal. So I am here again with another set of problems from NIMCENT 2023 actual examination paper mathematics portion. Okay, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे. पार्ट 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Like in all we have done 30 problems and now another 5 problems in this particular set. शुरुआत करते हैं. सबसे पहली इक्वेशन इज फ्रॉम सबसे पहला क्वेश्चन इज फ्रॉम लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी is a important topic, like you normally get questions from this topic. सबसे पहले यदि हम इसे ऑब्जर्व करें तो मुझे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालनी है इसके ऊपर. ओके, तो यहाँ से देखिए 6 रेज टू 0 1, 3 रेज टू 0 1, 2 रेज टू 0 1, 1 -1 प्लस 1 0 ऊपर आ गया. log 9 कांस्टेंट है. 1 माइनस cos 1 0, 1 माइनस 0, 0/0 फॉर्म. इट मीन्स इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. आप सबने पढ़ा होगा लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म. मैं बता देता हूं मैंने क्या करा है. मुझे यहाँ पे निकालनी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. आई एम राइटिंग इट हियर इटसेल्फ. मुझे निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. सपोज मुझे ये निकालना है, तो सबसे पहले हम चेकिंग करके देख लेते हैं. तो हमने देखा 6 रेज टू 0 माइनस 3 रेज टू 0 माइनस 2 रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन log 9. ई एस सच लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बेस नहीं मेंशन करते हैं तो वो इम्प्लिसिट होता है कि दैट इज टू द नेचुरल बेस, बेस ई. यदि हम ई के अलावा कोई भी बेस यूज करते हैं तो उसे लिखना कंपलसरी होता है. ई हम इग्नोर भी कर सकते हैं. हम लॉग ऑफ बेस ई को ln भी लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग. ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई होगा. ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 है, एंड वी कैन अप्लाई लॉपिटल रूल. बट अदरवाइज हम दूसरी तरीके से भी इसे कर सकते हैं. हाउ विल यू बी एबल टू डू दिस? कि सपोज मेरे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0. 6x को मैंने लिख दिया 3x इंटू 2x. 3x को मैंने लिखे रखा 3x, 2x को मैंने लिखे रखा 2x प्लस 1 अपॉन log 9 इंटू 1 माइनस cos x. आपने इस तरीके से लिख दिया इसे. ओके, और फिर आपने इसे फैक्टराइज कर दिया. हाउ विल यू बी एबल टू फैक्टराइज इट? तो जब इसे आप फैक्टराइज करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन log 9 1 माइनस cos x. आपने इसे फैक्टराइज करा. 3x इंटू 2x एक टर्म हो गई, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1. ठीक है ना. और इसकी आप लिमिट निकालना चाहते हैं एक्सटेंडिंग टू 0. बट फिर आपने करा क्या है यहाँ पे? लाइक जैसे मैंने पहले कहा कि आप डायरेक्टली भी लॉपिटल लगा सकते थे, बट आप इसको और प्रॉपर वे में कर सकते हैं. एक्सटेंडिंग टू 0, 3x माइनस 1 अपॉन x. x से आपने यहाँ डिवाइड कर दिया. 2x माइनस 1 यहाँ भी x से डिवाइड कर दिया. और क्योंकि नीचे 2 बार ही x यूज करा डिनोमिनेटर में, तो इस नीचे वाले के नीचे भी आपको 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वेयर करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए चीजों को. इसे हमने क्यों करा? क्योंकि एक रिजल्ट होता है छोटा सा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a, ऑब्वियसली टू द बेस e. ठीक है ना. तो ये रिजल्ट हम डायरेक्टली अब यूज कर सकते थे क्योंकि हमें लिमिट निकालनी है. इसका मैं वेरिफिकेशन भी करके दिखा देता हूं. ये 0/0 फॉर्म है, तो आपने इस पर लॉपिटल लगा दिया. ऑल्दो मेरे को इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी, बट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फंक्शन की जगह लिख दिया उसका डेरिवेटिव. a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x log a. और जब आपने इसे अप्लाई करा तो ये आ गया a0 log a विच इज नथिंग बट log a. यही मैंने ऊपर वेरीफाई करा था. ठीक है, आपकी रेफरेंस के लिए डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज a रेज टू x log a. एंड एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल कहते हैं इसे बेसिकली, बट काफी लोग इसे एल हॉस्पिटल बोलते हैं, बट इट्स अ फ्रेंच वर्ड. लॉपिटल रूल बोला जाता है. लॉपिटल सेज इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू a fx अपॉन gx ये 0/0 है, देन दिस इज सेम एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू a f डैश x अपॉन g डैश x. और इसे हम जब तक कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक ये फॉर्म ब्रेक ना हो जाए. यदि एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स भी 0/0 है तो फिर हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं. दैट इज लॉपिटल रूल, एंड लॉपिटल रूल इज एप्लीकेबल ऑन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स.
0 by 0 इंडिटर्मिनेट होती है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट होती है, 0 इंटू इन्फिनिटी इज ऑल्सो इंडिटर्मिनेट. इंडिटर्मिनेट मीन्स समथिंग विच इज नॉट सर्टन. ओके, वो मेरे लिमिट्स के लेक्चर में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, बट यहाँ तक हमने निकाल लिया. और हम सबको ये भी पता है लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स. आई होप यू नो दिस. जब आप इस प्रोडक्ट को लिमिट निकालते हैं तो आपने इसे कर लिया, तो अब दोनों को आप इसकी लिमिट ले सकते हैं. लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, सो लिमिट ऑफ दिस इनटू लिमिट ऑफ दिस. बट व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस ड्यू टू दिस, यहां पे आपने देखा, तो ये आपका आ गया आपका log 3 इंटू log 2, और log 9 को आप लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर. और यहां पे जब आपने इसको इसकी लिमिट ली, इस पे भी लॉपिटल आप लगाएंगे ना, लॉपिटल लगाएंगे तो इसका लॉपिटल क्या आ जाएगा आपका, मैं यहां लगा देता हूं दोबारा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, cos x का डेरिवेटिव हो गया sin x मतलब माइनस cos x का, और ये आ गया 2x. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिस sin x अपॉन 2x. और आप सबको पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन 2x इज व्हाट, प्लीज टेल मी. दैट लिमिट इज नथिंग बट 1/2. I'll again write this results, but वो भी लॉपिटल लगा के हो सकता है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x is 1. दैट इज ऑल्सो द रिजल्ट. तो आप सबने इतने सारे लेक्चर्स मेरे अटेंड करे हैं. राइट हैंड साइड पे मैं हमेशा फॉर्मुलेज लिखता हूं जो हम यूज करते हैं जिससे हम उसे रिवाइज कर सकें. ओके, तो ये हाफ आ गया. तो अब मैं फाइनल आंसर अपना इस तरफ लिख देता हूं. आई एम राइटिंग माई फाइनल आंसर हेयर. तो इट इज log 3 log 2 अपॉन 2 log 3, और ये नीचे वाला 1/2, ये जो 1/2 आया ये ऊपर जाके 2 हो गया. तो यहां से log 3 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, सो माई आंसर कम्स आउट टू बी log 2. So log 2 is the answer. Okay, so that is a very good problem. So everything is well explained here, I hope, and you know what I am saying. और अब सबको पता होगा लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स, एंड लिमिट ऑफ कोशेंट is quotient of limits provided limit of denominator is not equal to 0. These are very basic things which you must have done in your 11th 12th class also. कि कभी भी आपको क्वोशेंट की लिमिट निकालनी है तो ऊपर वाले की लिमिट अलग निकाल लीजिए, नीचे वाले की अलग निकाल लीजिए, दोनों का क्वोशेंट ले लीजिए, प्रोवाइडेड नीचे वाले की लिमिट 0 ना हो. बट यू नो व्हाट आई एम डूइंग. ओके, सो देन कम्स माय नेक्स्ट एग्जांपल. So then comes next example. This is again on limits. This example is again on limits, but I think इसमें तो calculations और कम रहेंगी पिछले वाले क्वेश्चन से. और वही कह रहा है कि ये दो लिमिट्स उसने दी हैं और k निकालना है. बट यदि आप सीधा देखें, आप जब भी लिमिट इवैल्यूएट करते हैं तो लिमिट मैंने बताया बहुत बड़ी. लिमिट का मतलब क्या होता है, पहले आप सिंप्लीफाई कीजिए, फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन कीजिए, वट एवर यू गेट दैट इज कॉल्ड द लिमिट. अब यहाँ पे यदि मैं ये लिमिट निकालता हूं तो आप सबसे पहले चेक करिए, x को आपने 1 पुट करा, 1⁴ - 1 अपॉन 1 - 1 दैट इज 0/0 फॉर्म. ओके, अब इस वाली लिमिट को चेक कीजिए, x k पे जा रहा है तो k³ - k³ अपॉन k² - k², सो दैट इज अगेन 0/0 फॉर्म. इट मीन्स दोनों फॉर्म इनडिटर्मिनेट हैं. पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था हमने, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं. सो विच रूल टू अप्लाई? लॉपिटल रूल. टू अप्लाई लॉपिटल रूल. ये रूल अभी अभी मैं पिछली प्रॉब्लम पे लिख के चुका हूं. मैंने आपको बताया था कि काफी लोग इसे एल हॉस्पिटल बोलते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए. बट एक्चुअली इट इज प्रोनाउंस्ड एज लॉपिटल. इट्स अ फ्रेंच वर्ड. ओके, अब आगे चलते हैं. तो हमें इसका मतलब दोनों पे लॉपिटल लगाना पड़ेगा. तो डायरेक्टली मैं यहां से इसे सॉल्व कर रहा हूं लॉपिटल रूल लगाने के साथ. लॉपिटल में क्या करते हैं, फंक्शन की जगह उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो x4 की जगह 4x³ और x की जगह 1. अब इसी तरह इसको अप्लाई कर लिया क्योंकि दोनों लिमिट्स बराबर हैं. तो x टेंडिंग टू k, x³ का डेरिवेटिव 3x² और x² का डेरिवेटिव 2x. यहां तक हम आ गए. अब हमने x को 1 पुट कर दिया तो इट गिव्स मी व्हाट, यहां पे आ गया 4 और यहां पे आ गया 3k² अपॉन 2k. एक k से एक कैंसिल हो गया, सो k इज योर 8/3. सो दैट इज योर आंसर, 8/3. हार्डली 10 seconds you must have taken in this particular question. ठीक है, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 32, एक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम निमसेट 2023.
नॉर्मली ये 2 क्वेश्चन सेम टॉपिक पे रिपीट नहीं होते हैं, और जब हम अपने यहाँ भी टेस्ट सीरीज बनाते हैं ना, हम सेम टॉपिक से क्वेश्चंस अवॉइड करते हैं रिपीट करना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टॉपिक अलग अलग हों, जिससे आपके ब्रेन को मूवमेंट की आदत हो, आपको इमीडिएटली स्विच करने की हैबिट होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप कोऑर्डिनेट करते हैं तो कोऑर्डिनेट ही करते रहें खाली, यदि कोऑर्डिनेट के बाद इमीडिएटली अलजेब्रा का क्वेश्चन आ जाता है तो आपका ब्रेन स्विच कर सके, तभी तो आपकी स्पीड मेंटेन होगी। नहीं तो यदि आपको सोचने की जरूरत पड़ी तो स्पीड मेंटेन कैसे होगी, ठीक है ना। वो सब हम कोशिश करते हैं अपने यहाँ जो टेस्ट सीरीज हैंडमैक्स बनाता है। और टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है फाइनली रिवीजन के लिए। आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने रिवाइज कर लिया, देन यू नीड ए वेरी गुड टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज ही आपको बताती है कि आप किस लेवल पे खड़े हैं औरों के कंपैरिजन में। और वैसे भी टेस्ट सीरीज वो देनी चाहिए जिनमें ऑल इंडिया आपका कंपैरिजन हो रहा हो, सो दैट हेल्प्स यू ए लॉट, ठीक है ना। तो टेस्ट जरूर अच्छे कीजिएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेट पे कोई भी टेस्ट पड़ा है उसे उठा के देने लग जाए। 2 घंटे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। किसी भी रैंडम टेस्ट पे यदि वो फ्री में भी मिल रहा हो तो नहीं लगाना है, खाली टेस्ट वो दीजिए जो क्रेडिबल हो। और अदरवाइज अब निमसेट के पुराने टेस्ट देते चले जाइए यदि आपका मन नहीं है टेस्ट सीरीज का किसी भी तरीके की। बट टेस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी रैंक्स के लिए, बिकॉज दीज रैंक्स आर इंपॉर्टेंट, यू नो। 1 या 2 नंबर आपको ऊपर से नीचे ला सकते हैं और नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। अब आप सोचिए, जो लास्ट रैंक पे आईआईटी में सेलेक्ट हुआ, एनआईटी में सेलेक्ट हुआ, उससे अगले वाला तो ये सोचता है ना कि 1 नंबर और आ जाता, ये 2 नंबर और आ जाते तो मैं भी एनआईटी में हो जाता, मेरा भी कैरियर बन जाता, या मेरी भी सिलेक्शन हो जाती है एमसी एंट्रेंस में। तो एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में। और शायद मैंने पहले भी बताया अपने लेक्चर्स में कि जब हम निमसेट का पेपर स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें यदि टाई हो जाती है, जैसे कई स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ गए, तो जिसके मैथमेटिक्स में ज्यादा मार्क्स आते हैं उसे ऊपर का रैंक दिया जाता है। इट मींस मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट सपोज मैथ्स में भी कुछ स्टूडेंट के मार्क्स सेम आ गए, उनके टोटल मार्क्स भी सेम है, मैथ्स भी सेम है, तब लॉजिक वाले पोर्शन को वेटेज दी जाती है। सपोज लॉजिक के भी सेम आ गए, मतलब टोटल मार्क्स भी सेम है, मैथ्स भी सेम है, लॉजिक भी सेम है, तब कंप्यूटर्स वाले को वेटेज दी जाती है जिसके कंप्यूटर्स में ज्यादा मार्क्स हैं। तो इससे पता चलता है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स, लॉजिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर इज रीजनेबली इंपॉर्टेंट, ओके, एंड इंग्लिश ओनली 10 क्वेश्चंस आर देयर, और वो उसको उस तरह से वेटेज नहीं देते। और एक और भी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि किसी स्टूडेंट के मैथ्स में मार्क्स ही ना आए, 0 मार्क्स आए या नेगेटिव मार्क्स आए, और चाहे तीनों सेक्शन में उसके पूरे पूरे मार्क्स आ जाए, तब भी उसे मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी जाती, उसे इनएलिजिबल मान लिया जाता है। तो केयरफुली सीखिए, एंड मैथ्स तो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट दिल से सीखिए इसे, ओके। The mean of 5 observations is 5. The mean of 5 observations is 5, and the variance is 12.4. ये क्वेश्चन 2023 में आया, ये क्वेश्चन 2019 में आया। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही ईयर्स में जो वेरिएंस गिवन था वो 124 गिवन था निमसेट में, जबकि 124 वेरिएंस लेने पे कोई भी आंसर नहीं आ पाता है। तो 124 वाज ऑब्वियसली रॉन्ग, तो इसलिए 2023 में भी और 2019 में भी ये प्रॉब्लम फाइनली मार्किंग स्कीम से ड्रॉप करनी पड़ी। जब भी कोई क्वेश्चन गलत सेट हो जाता है तो फिर जब फाइनली आपको मार्क्स दिए जाते हैं तो उस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके दिए जाते हैं। तो हमने उस 124 की जगह 12.4 करेक्ट करा है इस क्वेश्चन को, और उसके बाद हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि आप निमसेट का एक्चुअल पेपर उठाते हैं और अब वहाँ 124 देखते हैं तो अब ये मत सोचिएगा हमने गलत कर दिया, आपको हम ये बता रहे हैं कि हमने उस गलती को सही कर दिया है। सो इट हैज टू बी 12.4, क्लियर है। और फाइनली निमसेट में ड्रॉप हुआ ही था। if 3 of the observation, 5 ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा है, बट दे 2 ऑब्जर्वेशन रहा है, इसका मतलब जो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप मान लीजिए एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले आपका मीन आ गया, मीन इज गिवन, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, और रैंडम वेरिएबल के केस में हम उन्हें एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। आप लोग करते ही हैं स्टैटिस्टिक्स तो, ठीक है ना। और मीन होता क्या है, या एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड दिस इज गिवन टू बी 5। दिस इज गिवन टू बी 5। मीन, एवरेज, एक्सपेक्टेशन, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। और फिर वेरिएंस आ गया, मैं इसी तरीके से पेन यूज कर लेता हूं। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। मैं खाली रिवाइज कर रहा हूं, मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन से कोई मतलब नहीं है, बट वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। और निकालते कैसे हैं, वेरिएंस में हम ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज की जगह उन वैल्यूज का स्क्वायर लेते हैं, उन्हें सम करते हैं, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सेम रखते हैं, और इसमें से जो मीन या एवरेज वैल्यू होती है उसके स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द वेरिएंस। इस तरीके से बड़े आराम से आपको याद रह सकता है। फॉर्मूलेस
तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जो भी मीन दिया हुआ है वो बराबर कर दीजिए, एंड दैट वैल्यू आफ्टर करेक्शन, लाइक आफ्टर द करेक्शन इन निमसेट पेपर इज 12.4। सबको समझ आ गया? तो वेरिएंस को हम, अब यदि मैं वैसे लिखना चाहूँ खाली रैंडम वेरिएबल की टर्म में, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन से रिलेट करा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इट इज ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स होल स्क्वेयर, ठीक है, दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें आप करते हैं, और सिंबल नॉर्मली आप इसका ये यूज करते हैं। और मीन के लिए आप लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? मीन के लिए आप सिंबल यूज करते हैं म्यू नॉर्मली, बट हम उसे एक्सपेक्टेशन की तरह भी ले सकते थे, ठीक है ना, दैट जस्ट फॉर योर रेफरेंस। मैं लाइन खींच देता हूं, इस साइड मीन्स आई विल बी राइटिंग माय फॉर्मूलाज इफ नीडेड। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 6 7 8 1 9, 5 और 5 25, 25 में से 9 गया 16, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। यहां पे क्या आ गया? 36 प्लस 4 40 और 1 41, तो इन ए वे मैं यहां पे इसे ऐसे लिख देता हूं, इस तरफ से शुरू कर देता हूं मैं, 41 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 125 इंटू 5, एलसीएम लेके आप कर रहे हैं, इस 12.4 इंटू 5, और आपने इसे सॉल्व कर लिया तो आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ गया। ए वेरी इजी कैलकुलेशन, योर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कम्स आउट टू बी 146। 1 and 2 को आप सॉल्व कर लीजिए। आपको पता ही है कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, मतलब 1 को 2 में पुट कर दीजिए, वी गेट, इतना कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, बट सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, प्लस 16 माइनस एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 146, ठीक है ना। आपने उधर से उठा के इसे यहाँ पुट कर दिया, तो ये आ गया 146। बट जैसे मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ, आपको बहुत तेजी से लिखना होता है ये एग्जाम में, और लिखना भी चाहिए। एक्स स्क्वेयर आपने क्वाड्रेटिक बनाई, माइनस 16x सिंप्लीफाई कर लिया, प्लस 55 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। आपको याद होगा अपना स्कूल डेज, आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 16 हो और प्रोडक्ट 55 हो। ये 16 जो है ये सम ऑफ द रूट्स है, 55 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। यू नीड टू नंबर्स, सम इज 16, प्रोडक्ट इज 55, ऑब्वियस चॉइस इज 5 and 11, ओके। तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया, और चाहे आप माइनस बी प्लस माइनस उस तरह से सॉल्व कर लीजिए, 5 और 11, और इसको आप 1 में पुट कीजिए, तो यहां से आपकी y की वैल्यू आ जाती है 11 और 5, ये कॉम्बिनेशन है। x 5 है तो y 11 है, x 11 है तो y 5 है। 1 और 2 की हेल्प से हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली। क्लियर है सब लोगों को? एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन, जस्ट आस्क मी। तो x एंड y की वैल्यू आ गई, तो अब हमें ये पता है, अब फर्क कुछ नहीं पड़ता, यदि मैं x को 5 लूंगा तो y 11 आ जाएगा, यदि मैं x को 11 लूंगा y 5 आ जाएगा, मतलब इन एनी केस ये 11 ही आना है। तो अब कुछ भी ले लीजिए वैल्यू, योर आंसर हैज टू बी सेम, योर आंसर वुड बी सेम। अब हम फाइनली निकाल लेते हैं जो एग्जामिनर मांग रहा है। एग्जामिनर हमारे को से मांग रहा है मीन डेविएशन, अच्छा करेक्शन होगी यहाँ पे, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। So he wants the mean deviation from the mean of the data. तो क्या हो जाएगा mean deviation from the mean of the data? मीन आपका कितना है? 5 है, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से 5 माइनस करके उसका मॉडुलस लेना है। मीन डेविएशन को हम लोग एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। x को मैंने 5 ले लिया, 11 लेता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, अब 11 आ गया, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपने डिवाइड कर दिया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज 4 प्लस 3, वो 6 माइनस एक्स लिख गया मैं, x 6 माइनस 5 होगा ऑब्वियसली, दैट वुड बी 6 माइनस 5, क्योंकि मीन डिवीजन है, प्लस 1 प्लस 0 प्लस 6 अपॉन 5। 6 4 10 3 14 बाई 5, 5 2 10 8 5 40, दैट इज 2.8 is your answer. So 2.8 is the answer. Okay, so there was a problem from statistics and I hope now you know this. तो मैं एरो भी बना देता हूँ,
क्योंकि बाद में जो स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं लेक्चर के साथ साथ उन्हें क्लैरिटी रहे कहाँ पे क्या कर रहे हैं। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं अब तो कि ये सारी लेक्चर स्क्रिप्ट आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है। और इनफैक्ट 2023 का पूरा पेपर आप सॉल्व भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आप सैनमेक्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं इसे, या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सैनमेक्स से, दे विल गिव इट टू यू। देन कम्स अनदर इक्वेशन, अनदर क्वेश्चन, इट्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बट जो कर्व दिया हुआ है वो कार्टेशियन कर्व नहीं दिया हुआ है ना, पोलर कर्व दिया हुआ है, दैट इज ए पैरामीट्रिक कर्व। पैरामीट्रिक मींस व्हेन एक्स एंड वाई आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए पैरामीटर, और यहां पे पैरामीटर है t। तो ठीक है, हम देखते हैं इनमें से कौन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। पर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस y1 इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू x माइनस x1, ये होती है। तो हमारा x1 क्या है? ये x1 है, x की जगह x1, ये y की जगह y1 है, और m क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो पहले निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है dy बाई dx, डेरिवेटिव। और क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो फॉर्मूला हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक है, अब dy बाई dt और dx बाई dt बड़े आराम से निकाला जा सकता है। व्हाट इज dy बाई dt? dy बाई dt y ये रहा 2√2 into a cos t, and dx by dt minus 2a sin 2t। ओके, थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं, बट पहले a से a कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, माइनस √2 cos t, और sin 2t क्या होता है? 2 sin t cos t। cos t से cos t कैंसिल हो गया, दैट इज माइनस 1 अपॉन √2 sin t। ये आपका स्लोप आ गया, दैट इज योर स्लोप। क्वाइट ऑब्वियस। कंफर्टेबली कीजिए, हड़बड़ाहट नहीं रखनी है एग्जामिनेशन के अंदर। हड़बड़ाहट का मतलब ये कि आप मिस्टेक्स करेंगे, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप उस मिस्टेक को रीथिंक करें। आपको पता नहीं चलता आपकी कैलकुलेशन में यदि मिस्टेक हो गई, यदि नीचे से sin t गलती से आप ऊपर लिख गए होते तो आप उसको उसी तरह से कैरी करते चले जाएंगे जल्दबाजी में। तो इसलिए केयरफुली कीजिए। हम ऑलरेडी टाइम सेव करते हैं उन क्वेश्चंस में जो हमें एकदम से स्ट्राइक कर जाते हैं चॉइसेस देख के या शॉर्टकट्स से। तो जिनमें कैलकुलेशन हो थोड़ी बहुत, या जिनमें इस तरह की कंप्यूटेशन हो, उनमें केयरफुली करते हैं, बट बहुत केयरफुली भी नहीं। एक अप्रोच होती है स्टूडेंट्स की, बार बार ही अपने आंसर को चेक करता है। नो, नेवर डू दैट। ओके, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। हैव कॉन्फिडेंस इन यू एंड हैव इनफ प्रैक्टिस ऑफ द कोर्स मटेरियल एज वेल एज ऑफ द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मेरा मतलब है कि टेस्ट की प्रैक्टिस होना चाहिए आपको। सो माइनस 1 अपॉन √2 sin t, और अब यहां से आप वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपको ये मिली गया, मैं इसको नंबर 1 कर देता हूं। ओके, अब मैं यहां से x और y की वैल्यू निकाल लूंगा। आप कैसे x और y की वैल्यू निकालेंगे? x आपका वो रहा, y यहाँ आपका ये है, आप उसे x1 और y1 लिख के वैल्यू निकाल लीजिए। अब आपका x1 क्या है? x इज a cos 2t, बट cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर t। ठीक है, और वहां से अब साइन t की वैल्यू निकाल लीजिए। व्हाट विल बी साइन 2 की वैल्यू? दैट इज √2 a cos t, और आपने जब वैल्यू को पुट कर दिया तो a साइन स्क्वायर t। अब इसे सिंप्लीफाई करके देखिए आपको क्या मिल रहा है। यहां से आपका आ गया, मैं इधर ग्रीन पेन से लिख देता हूं। सो इट मीन्स योर m इज इक्वल टू minus 1 by √2 sin t. It means sin t is minus 1 by √2 m, एक तो ये आ गया, and sin square t is 1 by 2 m square। ये चीजें आपके पास आ गई, ये मैं मार्क कर देता हूं, ये मुझे यूज करना है। अब हम ये पुट कर लीजिए। What is the issue? You put it here. So there will be a into 1 minus 2 sin square t, 2 into 1 by 2m square, that is a 1 minus 1 upon m square। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, a into 1 minus 1 upon m square। Similarly you find out your y। Your y is 2√2 into a, and then directly write it for sin t minus 1 upon √2 m। कैंसिल आउट कर लीजिए जो भी कैंसिल आउट होता है, तो आपके पास कितना आ गया? -2a अपॉन m।
तो यू हैव योर एक्स, यू हैव योर वाई, और अब आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आप एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। मतलब बेसिकली दिस एक्स इज नथिंग बट योर x1, दिस एक्स इज नथिंग बट योर x1, ये बेसिकली x1 कहिए इसे, और इसे y1 के लीजिए, क्योंकि पॉइंट है ना, आपने एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए पॉइंट निकाला है, तो दिस इज x1 y1, सो दिस इज पॉइंट, तो आप वहां पे उसके उठा के पुट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ओके, आई विल डू दोस कैलकुलेशंस फॉर यू, नो प्रॉब्लम्स। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x1 y1, and what is your x1 y1? You'll have to go back. What is your x1? X1 is a into 1 minus a into 1 minus 1 upon m square, and what is your y? Y is minus 2a by m, y is minus 2a by m. So equation of tangent at this is y minus y1 is equal to m x minus, मैं इसको भी अंदर एक्सपैंड कर देता हूं, x माइनस x1 दैट इज a माइनस a अपॉन m स्क्वेयर, जिससे बाद में सिंप्लीफाई करने में आसान पड़ जाए। तो इट मीन्स इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू mx माइनस am प्लस a by m एंड माइनस 2a by m। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, y माइनस y1 माइनस और माइनस प्लस हो गया। ओके, एंड देन व्हाट यू आर हैविंग, so is equal to mx minus am minus a by m, that is, यहां देख लेते हैं, चॉइसेस देख लेते हैं, it means y is equal to mx minus a m plus 1 upon m. So there has to be an answer. Y is equal to mx minus a into m plus 1 by m. mx minus a into m plus 1 by m. So this is your answer. B choice is the answer. So थोड़ा सा इसमें कंप्यूट करना था क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ टेंशन निकालनी थी, बट कंफर्टेबली इसे भी विद इन 1 मिनट आप कर सकते हैं, बिकॉज आपको यू हैव नॉट टू राइट ऑल दीज थिंग्स। ओके, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें करना होता है, बट अदरवाइज यू कैन ऑलवेज डू इट। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या पता हमें टाइम सेव हो जाए इसका। सो दैट क्वेश्चन हैज बीन डन एंड देन कम्स 35th क्वेश्चन। ये तो और लंबा लग रहा है और हॉरिबल लग रहा है, बट देखते हैं, क्या पता ये इजी पड़ जाए। 100 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, हमने उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, उनके स्कोर्स का। मीन आया 40, तो मीन इज 40 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहा है, चलो स्क्वायर रूट लिख देता हूं यहां पे, एक ही बात है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज कमिंग आउट टू बी 15. Mean is this and standard deviation is this. Later on it was found that they scored 25 and 35 I misread as 52. मतलब वो बेसिकली उल्टा पड़ गए, 25 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए थी, 25 वैल्यू होनी चाहिए थी, वो 52 पड़ गए उल्टा करके, और 35 वैल्यू होनी चाहिए थी, उसे 53 पड़ गए गलती से, और उसी को यूज करते हुए उन्होंने मीन निकाल दिया और उन्होंने वेरिएंस निकाल दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दिया। यू नो स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो मीन निकाल दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दिया। देन द corrected mean and standard deviation corresponding to the corrected figures are this. corrected mean में कैलकुलेशन कम होती है, corrected standard deviation में कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं, तो पहले हम corrected mean निकाल के देखेंगे। ओके, तो अब मीन का मतलब क्या है, 100 ऑब्जर्वेशन है, सपोज मेरी ऑब्जर्वेशन हो गई x1 प्लस x2 प्लस प्लस x100 अपॉन 100 एंड दैट इज सम इज गिवन टू बी, दैट मीन इज गिवन टू बी 40। बट मैं ये जानता हूं कि इनमें से दो एंट्रीज मेरी गलत है, एक तो जो 25 होनी चाहिए थी वो 52 है, और जो 35 होनी चाहिए थी वो 53 है। मैं उसके लिए करेक्शन करूंगा अभी। ओके, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, x1 प्लस x2 प्लस प्लस x100 इज इक्वल टू 4000। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये मीन मान लेता हूं, बट इस मीन में एरर है, इट इज erroneous, मतलब it has an error, and what is the fault कि 25 was being read as 52 and 35 was being read as 53। इसका मतलब sum of observations करते हुए
सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हुए उन्होंने क्या मिस्टेक कर दी, इट मीन्स एडिड कितना एक्स्ट्रा 52 माइनस 25 एंड 53 माइनस 35, ये एक्स्ट्रा एडिशन हो गया जो अवॉइड होना चाहिए था, जो हमें रूल आउट करना है, मतलब जो हमें करेक्ट करना है। 52 और माइनस 25 एंड 53 माइनस 35, ये करेक्शंस मुझे चाहिए। तो इट मींस बेसिकली करेक्टेड मीन हो क्या जाएगा, कैलकुलेटेड मीन विद रॉन्ग डाटा, और रॉन्ग की हमने करेक्शन कर दी। करेक्शन क्या कर दी, जो उसने ऐड करा था, बेसिकली अब इसे ऐसे सोचो, जो उसने ऐड करा था आपने उसे माइनस कर दिया। उसने ऐड करा था 52 और उसकी जगह आपने एक्चुअल वाला लिख दिया 25। एक तो ये करा आपने, मैं डिफरेंट कलर इसलिए यूज कर रहा हूं, आपको ध्यान रहे मैंने क्या करा। और फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो उसने गलत ऐड कर लिया था 53, और फिर मैंने एक्चुअल वाला 35 कर दिया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो ये करने के बाद आपने इसे सिंपली डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस आपकी 100 थी। व्हाट आई एम सेइंग, ये करेक्ट, ये कैलकुलेटेड मीन था, बट इस मीन में आपने 52 ऐड कर रखा था, तो मैंने पहले वो 52 हटा दिया माइनस, और 25 एक्चुअल वाला ऐड कर दिया। इसने 53 गलती से ऐड करा हुआ था, मैंने वो गलती वाला हटा दिया, और 35 जो ओरिजिनल है वो ऐड कर दिया, और डिवाइड कर दिया 100 से। अब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देन यू गेट योर आंसर। सो दैट आंसर विल कम आउट टू बी 39.55। ठीक है ना, तो वो आंसर आपका आ जाएगा 39.55। मेरे ख्याल से बहुत इजी प्रॉब्लम है, स्कूल डेज में भी हम करा करते थे और आपको समझ आ गया होगा, बट फिर भी एक बारी मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये है कैलकुलेटेड मीन, ये जो गलत फिगर थी वो माइनस करी, जो सही फिगर थी ऐड करी, जो गलत फिगर थी माइनस करी, जो सही फिगर थी ऐड करी, और फिर एक्चुअल प्रोसेस से 100 से डिवाइड करके हमने आंसर निकाल लिया। क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई करके 4000 निकाला था ना, तो अल्टीमेटली तो डिवाइड तो होना ही चाहिए था, तो डिवाइड कर दिया 39.55, मेरा आंसर आ गया। अब मुझे 39.55 खाली इसमें मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा, एंड इट इज अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन। Nobody wants me to solve it in a proper manner. Nobody is going to look at my solution. तो क्यों ना मैं एडवांटेज उठाऊं और मैं सीधा इसी को आंसर लिख दूं। ओके, why should I waste my time in calculating variance या standard deviation? And that should be your approach in MCQs, multiple choice question competitions. जिन भी competitions में multiple choice questions है, always try to take advantage of your choices. Like if it is possible, and most of the times it is possible. तो यहाँ हमें immediately दिखाई देगा, नहीं तो वेरिएंस में हमें वही फॉर्मूला यूज करना पड़ता, पहले हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ता। यू नो व्हाट द मेथड, लास्ट क्वेश्चन में था वो, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में था अभी अभी हमारे पास, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में था। यहाँ हमने बताया था कि ये स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर मीन सेपरेट करना है। सो इसमें आपको बहुत कैलकुलेशन लग जाती है। तो 99% क्या 100% कंफर्म है कि एग्जामिनर ने जान के इस तरह की प्रॉब्लम लिखी जिससे कुछ लोग ब्लाइंडली स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालते रहें और उनका टाइम वेस्ट हो जाए। क्योंकि कंपटीशन इज बेसिकली एन एलिमिनेशन प्रोसेस, दे वांट टू गेट रिड ऑफ यू, दे वांट टू एलिमिनेट यू, और जिन्हें वो नहीं निकाल पाते उन्हें वो सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको इस तरह से सोचना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इसमें टाइम वेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के, बट जरूरत नहीं है। बट फिर भी यदि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का मेथड देखना है तो सैनमेक्स की वेबसाइट पे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें हमने प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल के दिखा रखी है, करेक्टेड, ठीक है ना। बट एंट्रेंस में आपको जरूरत नहीं थी, आपको अपनी लर्निंग के लिए देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ऑल दोस थिंग्स आर पॉसिबल, वी आर देयर टू हेल्प यू। सो आई होप आपको समझ आया होंगी सारी चीजें, एंड कुछ और नई चीजें आपको पता चली होंगी आज के लेक्चर में। सो आई विल कीप ऑन कमिंग एंड टीचिंग यू न्यू मेथड्स एंड न्यू अप्रोचेस। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।